जब भी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो सभी लोग पैनिक कर जाते हैं, मतलब 90% लोग तो करते ही करते हैं पैनिक। तो गूगल पे देख करके लोग ट्रीटमेंट खुद ही करना स्टार्ट कर देते हैं। गूगल बहुत सी इंफॉर्मेशन देता है जो कि 100% सही नहीं होती, और गूगल की वजह से बहुत लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। गूगल की वजह से डॉक्टरों को भी डिप्रेशन हो जाता है। कई इन्फ्लुएंसर ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को डॉक्टर भी घोषित कर देते हैं कि हम डॉक्टर हैं, सेल्फ मेड डॉक्टर्स घोषित कर देते हैं वो तो। और यहाँ तक कि उनको मान करके जैसा वो कह रहे हैं वैसा करना शुरू कर देते हैं। और कई ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने अपना हॉस्पिटल तक खोल लिया है। अब लोग बहका रहे हैं कैंसर का इलाज नहीं कराना चाहिए। वो व्यक्ति जो पहली स्टेज में था वो आ जाता, वो सही हो जाता, अब वो फोर्थ आएगा तब भी हमारे पास। क्यों? क्योंकि जो उसको इलाज बताया हुआ है उससे वो सही तो होना नहीं है। किडनी डाउन है, सांस नहीं आ रही, मरने जा रहा है, 1 घंटे के अंदर अगर काम नहीं किया तो मर जाएगा, लेकिन डायलिसिस नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर साहब ने बताया डायलिसिस मत करा ले, तो हमारे पास भेजा ही क्यों? कि अस्पताल में आजकल लूट मचा रखी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करवाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इमरजेंसी में जाने पे भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेते हैं। आज की तारीख में ये सबको पता ही होगा कि जितनी भी बड़ी बड़ी अस्पताल की चेन्स हैं इंडिया में, जितनी भी फेमस वाली चेन्स हैं, वो इंडियन नहीं है, वो सब फॉरेन कंपनीज चलाती हैं, और जिनका काम इंडिया की हेल्थ से ज्यादा अपना बिजनेस चलाने से है। मैक्सिमम जो डॉक्टर्स होते हैं वो महंगी से महंगी दवाई लिखते हैं सिर्फ इसलिए कि पेशेंट को लगता है कि हाँ इस डॉक्टर ने इतनी महंगी दवाई दी है तो ये डॉक्टर बहुत अच्छा होगा, जबकि जेनरिक मेडिसिन भी तो आ रही हैं। ब्रांडेड दवाइयाँ, नॉन ब्रांडेड दवाइयाँ या जेनरिक दवाइयाँ ऑलमोस्ट सेम होती हैं, उनके अंदर दवा का कंसेंट्रेशन सेम होता है, लेकिन हाँ डिफरेंस ये हो सकता है, जेनरिक दवाई खाने में कई बार कड़वी हो सकती है, ब्रांडेड दवाई में ये सब फायदा होता है, इसके अलावा नहीं होता है। बहुत मरीज होते हैं जो सस्ती दवा से साइकोलॉजिकली नहीं सही होंगे, और बहुत का मतलब बहुत। आप उनको जेनरिक दवाइयाँ ले दीजिए, वो आपकी जेनरिक दवाइयाँ फेंक देंगे। आप फ्री में दे दीजिए उनको, वो फेंक देंगे, कहेंगे अब मुझे अच्छी दवा दो। टाइम धीमे धीमे ऐसा आता चला जा रहा है जहाँ पे डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच में कम्युनिकेशन गैप होता चला जा रहा है। ये बहुत रिसर्चेस हैं जो ये दिखाती है कि अगर आपने मरीज से 2 मिनट बात बढ़ा ली मरीज से के साथ वालों से, तो आप पे कॉन्फिडेंस और मरीज का सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना चट्टा स्वागत करती हूँ। इमरजेंसी में हम लोग पैनिक कर जाते हैं और कई बार तो हम ये भी नहीं सोच पाते कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। कई बार हम चीज़ों को विपरीत भी कर देते हैं जिससे कि इंसान को और ज़्यादा परेशानी हो जाती है। ऐसे इमरजेंसी की सिचुएशन में हम क्या करें, इस विषय पे चर्चा करने के लिए हम जुड़े हैं आज स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर कृष्ण मूर्ति से। डॉक्टर कृष्ण मूर्ति, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू मेरे को वहाँ पे आपके इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि मैं जो भी बात करूँगा आपके सभी श्रोताओं को उससे लाभ मिलेगा। जी डॉक्टर कृष्ण मूर्ति, अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो सभी लोग पैनिक कर जाते हैं, मतलब 90% लोग तो करते ही करते हैं पैनिक कर जाते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि हमें आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर हम हाल ही में कुछ समय पहले की कुछ घटनाएं देखें तो उनमें हमने देखा है कि लोग जिम में वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट करते करते एकदम गिर गए और उनको हार्ट अटैक आया, साइलेंट हार्ट अटैक आया और वो एकदम से खत्म हो गए। इसी तरीके से शेफाली जरीवाला का भी केस है। तो ऐसे बहुत सारे हम केसेस देख चुके हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, इमरजेंसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? तो मैं थोड़ा सा पहले ये बताना चाहूंगा कि मेरा एक्चुअली मेरा डे टू डे में काम क्या होता है। तो मेरा आई एम प्रोफेसर एंड हेड इन इमरजेंसी मेडिसिन एंड ट्रॉमा। तो हमारे यहाँ इमरजेंसी डिपार्टमेंट है एंड वी हैव अ लॉट ऑफ पेशेंट्स, काफी मरीज आते हैं। तो कुछ ना कुछ सिचुएशन, दिल की समस्या, दिमाग की समस्या, कुछ ना चोट लग गई, ये आते ही रहते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताना चाहूंगा। तो एक चीज होती है जिसे कहते हैं सीपीआर। सीपीआर में ये होता है कि जब दिल हमारा काम नहीं कर रहा होता है तो जब तक प्रॉपर मेडिकल एड नहीं मिलती तब तक के लिए उसको कुछ समय के लिए चलाया जा सकता है ऊपर से। जैसे एक पंप होता है, छाती को एक पर्टिकुलर तरीके से दबाते हैं, सांस दिलाते हैं, तो व्यक्ति के
जल्दी मरने की चांस कम हो जाती है। तो मान लीजिए जैसे हमने जिम की बात करी, तो अगर वहां पे किसी भी व्यक्ति को अच्छे से सीपीआर आता होता तो हो सकता है वो उसको कुछ समय के लिए बचा सकता होता, ताकि जब वो अस्पताल में पहुंचे तो उसका आउटकम अच्छा है। तो इससे हमें सीख क्या लेनी है? सीपीआर के कोर्सेज होते हैं। सीपीआर ऐसी चीज है जो आप पूरी तरीके से वीडियो पे देख के नहीं सीख सकते। एक बार तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो जब आप पहली बार करेंगे तो आपको ये नहीं पता होगा दबाना कितना है। आपने ज्यादा जोर से दबा दिया तो सारी हड्डियां चटक गई, कम दबाया तो फायदा नहीं हुआ। तो एक बार किसी भी इंस्टीट्यूट में जो ऐसा काम करता है, जैसे हमारे अभी हम ट्रेनिंग देते हैं, तो आपको उसके लिए जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर हो, स्टाफ हो या मेडिकल के से रिलेटेड हो। ये ऐसी चीजें जो आपको आनी चाहिए। डॉक्टर कृष्णमूर्ति, सीपीआर देने के तरीके भी अलग-अलग कहे जाते हैं, जैसे कि चेस्ट पे सीपीआर दी जाती है, माउथ टू माउथ भी दी जाती है, तो अक्सर लोगों को नॉलेज पूरी नहीं होती है और वो गलत तरीके से सीपीआर दे देते हैं, या फिर ये समझते हैं कि सीपीआर सिर्फ माउथ टू माउथ ही दी जाती है। तो ऐसे में आप उन्हें क्या कहेंगे करने के लिए? वैसे इंटरेस्टिंग चीज है, माउथ टू माउथ देने में ज्यादातर जो आदमी होते हैं उनको लगता है बस यही होना चाहिए, लेकिन असली में ये नहीं है। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले सीपीआर के बारे में विस्तार से बताऊं। देखिए, सीपीआर का फुल फॉर्म हुआ कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज है, दो चीज आती है। एक तो हो गया कार्डियो, एक हो गया पल्मोनरी। मतलब कार्डियो मतलब दिल को हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि वो धड़कता रहे, और सांस दिला रहे हैं तो ये दोनों चीज साथ में चलती रहेगी। तो कार्डियक के लिए हमें क्या करना है? उसकी छाती को दबाते रहना है। जब हम छाती दबाते हैं तो दिल काम कर रहा हो नहीं कर रहा हो, छाती से थोड़ा थोड़ा दबता रहता है। सांस दिलाने के लिए क्या करना होता है? अलग अलग चीजें करनी है, जिसमें माउथ टू माउथ भी आता है। लेकिन माउथ टू माउथ अगर आप किसी को मान लीजिए ऐसे दे देंगे और आपको टेक्निक नहीं आती होगी, तो आपकी सांस उसके फेफड़े में नहीं जाके उसके पेट में चली जाएगी। 2-3 बार के बाद उसके पेट में जब हवा भर जाएगी और हवा के साथ सारी उल्टी बाहर निकल जाएगी और वो उसके सांस के रास्ते में चली जाएगी। तो सीपीआर देने का एक ही स्टैंडर्ड तरीका है, जिसमें दिल के लिए हम उसको छाती दबाते हैं एक पर्टिकुलर तरीके से, पर्टिकुलर स्पीड से, पर्टिकुलर डेप्थ के लिए। और दूसरा जो होता है वो होता है रेस्पिरेटरी वाला, जिसमें उसको सांस दिलानी है। अगर आप अस्पताल के बाहर हैं तो आप या तो माउथ टू माउथ देंगे, या आपके पास एक अम्बू बैग होता है उससे दे सकते हैं। लेकिन यही तरीके हैं। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत कम चांसेस है कि बिना ट्रेनिंग के कोई व्यक्ति सही से कर पाए। पिक्चर देखी और सही से कर दिया, ऐसा नहीं होने वाला। अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि यूट्यूब देख लेते हैं, सोशल मीडिया देख लेते हैं जनरली, तो वहाँ पर तरीके बताए होते हैं कि आपने इस तरीके से करना है, और बिना जाने सोचे समझे हम लोग वो चीज़ अपना लेते हैं। अभी जैसा कि आपने बताया कि सीपीआर अगर आप माउथ टू माउथ अगर दे रहे हैं, अगर कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन जिनको ऑलरेडी अस्थमा है उनके लिए फिर क्या करना चाहिए ऐसे टाइम में? नहीं, पहली चीज तो ये समझना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति डूब रहा है और उसको तैरना नहीं आता, तो हाथ पैर चलाएगा और पूरी चांस से क्या पता बच भी जाए। सीपीआर केवल वीडियो से देख के करना इस तरीके से कि आपने हाथ पैर चलाया और क्या पता इफेक्टिव हो भी जाए। कुछ नहीं करने से अच्छा तो है कि आप कुछ करें। जब हम सीपीआर की बात कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसकी दिल की धड़कन रुक गई है या वो सांस लेना बंद कर दिया है। ऐसे में फर्क नहीं पड़ता कि वो किस वजह से हुआ है। अगर एस्थमा का है या किसी और का है तो सीपीआर वाली स्थिति में तो उसको लेना है। लेकिन मैं इस प्रश्न को अलग तरीके से लेता हूं। मैं ये मान के चलता हूं एक व्यक्ति एस्थमा उसको पता है या नहीं है, और उसको अचानक से अटैक पड़ गया और उसको सांस आनी बंद हो गई। ऐसी कंडीशन में आपको इनहेलर देना ही पड़ेगा और अस्पताल आना ही पड़ेगा, क्योंकि जो उसके सांस में रिस्ट्रिक्शन है, वो जो सांस का रास्ता मोटा होके चौड़ा हो गया और अंदर की जगह छोटी हो गई है, वो चीज बिना दवा के सही नहीं होगी। तो ऐसे में सांस के वाले व्यक्ति को कुछ ना कुछ तरीके का इनहेलर देना होता है या नेबुलाइज करना ही होता है और अस्पताल आना होता है जल्दी से जल्दी।
जी। कई बार हम ये भी देखते हैं कि लोगों को दौरा पड़ गया है और दौरे के वक़्त भी लोग अलग-अलग तरीके की चीज़ें अपनाने लगते हैं। कई बार लोग और कुछ नहीं तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, सब तरफ से घेर लेती है, कोई जूता सूँघाता है, कोई पानी पिलाने की करता है। इस तरीके से अलग-अलग ट्रीटमेंट लोग करने लगते हैं। तो ये कितना सही होता है अगर किसी को दौरा पड़ गया है तो? तो ये जो हम बात करते हैं ना कि आपने कुछ ऐसा किया जिससे दूसरे का नुकसान ना हो कि फायदा ना हो कि नुकसान ज्यादा हो गया, उनमें शायद सबसे ज्यादा कोई चीज आती है तो दौरा। सबसे कॉमन जो मेरे को समस्या हुई, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि दौरा होती क्या चीज है। हमारे दिमाग में तरंगे निकलती हैं और वही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती हैं। ये तरंगे हमारी सोच के हिसाब से और कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे सांस लेना जो हमारे को जीवित रखने के लिए उसके हिसाब से तरंगे निकलती हैं। और आप ये मान के चलिए कि इतने सारी तरंगे हैं और बिजली की हैं, अगर दिमाग में कहीं पे भी, समझने के लिए कह रहा हूं, शॉर्ट सर्किट हुआ तो एक बार में पूरे दिमाग में तरंगे आ जाएंगी। दौरा इसको कहते हैं। अचानक से पूरा का पूरा दिमाग काम करने लगता है, जिसकी वजह से आदमी को क्या होगा, जब सारा शरीर, सारे मसल, सारे मांसपेशी काम कर रहे हैं तो वो ऐसे ऐसे करने लगेगा। जरूरी नहीं है, और भी तरीके के दौरे होते हैं जिसमें ऐसा हाथ पैर का मूवमेंट नहीं होता। लेकिन दौरा ये चीज होती है, ऐसे में व्यक्ति को अपना होश नहीं रहता और दिमाग नॉर्मल, मान लीजिए मैं पानी पीता हूं या मैं सांस लेता हूं और वो सांस के रास्ते में चला जाता है, तो मैं खांसी करके अपने को बचा लूंगा। इस कंडीशन में जब एक व्यक्ति को दौरा आ रहा है या उसके बाद जब वो बेहोश है तो वो अपने सांस के रास्ते को नहीं बचा पाता। अब जो व्यक्ति जिसको अधूरी जानकारी है, जिसको कोई जानकारी नहीं, वो साइड में खड़ा है, वो भी बेहतर है। लेकिन जिसको अधूरी जानकारी है वो ये सोचता है मैं एक काम करता हूं, इसको पानी पिलाते हैं। ऐसे में व्यक्ति जो दौरे पड़ा था, जो थोड़ी देर में ठीक हो जाता, उसके सांस के रास्ते में पानी चले जाता है। और अब जब ये मरीज मेरे पास आते हैं तो मेरे को उसको सांस की बीमारी का इलाज साथ में देना पड़ता है। तो दौरे में आपको ये करना होता है कि मरीज को एक करवट से लेटा दीजिए, ताकि अगर उसके मुंह में कुछ आता है तो वो बाहर निकल जाए। क्या उसके मुंह में आप कुछ डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, ये भी गलत चीज है। केवल आप ये कर सकते हैं कि उसको एक साइड पे कर दें। अगर वो किसी ऐसी जगह पे जहां पे वो गिर जाएगा और उसको चोट लग जाएगी, या आसपास कोई ऐसी चीज है जिससे उसको चोट लग सकती है, तो उससे थोड़ा सा दूर कर दें। जैसे मान लीजिए किचन में कोई गिर गया तो उसको थोड़ा सा दूर हटा दें कि अगर उसका हाथ पैर चलता है तो कोई गर्म चीज या चाकू उसके ऊपर ना गिर जाए। दूसरी चीज ये है, तो ये दो चीज करना है। एक जिसे कहते हैं रिकवरी पोजीशन। आज की तारीख में तो गूगल का जमाना है, कोई भी देख सकता है कि किसी को रिकवरी पोजीशन में कैसे डालते हैं। ये एक तरफ करवट दिलाते हैं ताकि मुंह में अगर झाग आता है या मुंह में खाना आता है, उल्टी आती है, वो बाहर निकल जाए। और हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे में उसको पानी दे देते हैं जो कि और उसके फेफड़े में जाके गड़बड़ कर देता है। तो ऐसी और भी चीजें हैं जो आपने बिल्कुल सही तरीके से बताई कि फायदा नहीं कर सकते तो नुकसान तो मत करो। जी। डॉक्टर कृष्णमूर्ति, ऐसा भी होता है कि लोग, जैसा कि अभी आपने बात करी कि गूगल का जमाना है, तो गूगल पे देख करके लोग ट्रीटमेंट खुद ही करना स्टार्ट कर देते हैं। ये कितना सही है? बिल, बिल्कुल कर ऐसे देते तो हैं। फिर डॉक्टर्स की जरूरत ही नहीं रहेगी। अनफॉर्चुनेटली कितना अच्छा हो कि अगर डॉक्टर, मैं खुद डॉक्टर हूँ, लेकिन कितना अच्छा हो कि डॉक्टरों की जरूरत ना हो और आप घर पे सही हो जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में ऐसा नहीं है। गूगल बहुत सी इंफॉर्मेशन देता है जो कि 100% सही नहीं होती, और गूगल की वजह से बहुत लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। गूगल की वजह से डॉक्टरों को भी डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि हमारे पे कुछ मरीज ऐसे आते हैं जो कि गूगल से आधा ज्ञान लेके आते हैं। नो नॉलेज इज बेटर देन सम नॉलेज। मतलब बेहतर है आपको कुछ आता हो, लेकिन जब आधा अधूरा आता है ना, और आधे अधूरे में व्यक्ति को लगता है बस मैं ही ज्ञानी हूं, मेरे से ज्यादा तो ज्ञान किसी को है ही नहीं, तो डॉक्टर तो चुप है, उसके घर वाला जो होगा वो उसको बता रहा होगा नहीं नहीं तुमको ये नहीं है, ये है। तो मैं, गूगल या एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इज देयर टू असिस्ट यू, इट इज नॉट टू टेक ओवर एनीथिंग एल्स। आज की तारीख में ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ 5 साल के बाद हो जाए तो बहुत अच्छा हो, लेकिन आज की तारीख में तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर कृष्णमूर्ति, कई इन्फ्लुएंसर ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को डॉक्टर भी घोषित कर देते हैं कि हम डॉक्टर हैं, सेल्फ मेड डॉक्टर्स घोषित कर देते हैं वो तो,
और लोग उनकी बात सुनना भी बहुत शुरू कर देते हैं, और यहाँ तक कि उनको मान करके जैसा वो कह रहे हैं वैसा करना शुरू कर देते हैं। और कई ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने अपना हॉस्पिटल तक खोल लिया है। 100% सही बात आपने, बिल्कुल मुझे लगता है आपने बिल्कुल सही तरीके से रिसर्च की हुई है। अनफॉर्चुनेटली, जैसे कोई व्यक्ति कह सकता है कि आप ये खाना खाइए, इससे प्रोटीन बढ़ जाएगा। मान लीजिए वो कहे कि इस पानी के अंदर मैंने जादू कर दिया है और इसको मैं, मान लीजिए 100 रुपए की बोतल है, इसको मैं आपको 15,000 रुपए की बेचूंगा और इसको खाने से आपका प्रोटीन बढ़ जाएगा। इस पे सरकार का रेगुलेशन है कि भाई ये नौटंकी नहीं कर सकता, उसको वहां पे दिखाना पड़ेगा उसने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले। यूट्यूब पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और मुझे आता हुआ भी नहीं दिखाई देता। कोई भी व्यक्ति कुछ भी क्लेम कर लेता है। डॉक्टर की उपाधि तो ऐसी हर आदमी डॉक्टर ही डाल रहा है, बल्कि अब तो हमको बताना पड़ता है हम मेडिकल डॉक्टर हैं या पीएचडी डॉक्टर हैं। फुल रिस्पेक्ट टू पीएचडी डॉक्टर्स, बट कुछ तो डिफरेंशिएशन चाहिए। एवरी रैंडम पर्सन अपने को डॉक्टर बुलाने को तैयार है, कोई चेक नहीं है। लोग, खराब चीज क्या है, चलो आप अपने को, अगेन हमारे फील्ड में यह है, एक तो हो गया कि मैंने अपने को बड़ा बना के बताया, दूसरा हो गया मैंने उस चक्कर में दूसरे का नुकसान कर दिया। दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब लोग बहका रहे हैं, कैंसर का इलाज नहीं कराना चाहिए। वो व्यक्ति जो पहली स्टेज में था वो आ जाता, वो सही हो जाता, अब वो फोर्थ आएगा तब भी हमारे पास। क्यों? क्योंकि जो उसको इलाज बताया हुआ है उससे वो सही तो होना नहीं है। दूसरा, यूट्यूब पे उस असली रियलिटी तो पता नहीं होती। जब इन व्यक्तियों को अपने में बीमारी होती है तो भी तो ये अस्पताल ही जाते हैं, तो ये अपना ट्रीटमेंट नहीं लेते। फिर ये बता दें कि भाई ये वाली जांच मत कराओ, उधर मत जाओ। तो मुझे आपकी बात में 100% सच्चाई दिखाई देती है कि देयर नीड टू बी स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन, बट हम किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। सरकार ने किया नहीं किया, सरकार ने नहीं किया, ये एटीट्यूड नहीं हो सकता। हमको सचेत होना चाहिए एंड हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। हम जब किसी की बात सुन रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए कि इसकी अथॉरिटी इस चीज पे क्या है। सपोज मैं आज की तारीख में ये कहने लगूं कि विराट कोहली को इस तरीके से खेलना चाहिए, मैं बेवकूफ आदमी हूंगा, मुझे क्रिकेट का ज्ञान नहीं, मेरी सोच हो सकती है, लेकिन एक एक्सपर्ट आदमी को तो मैं नहीं एडवाइस कर सकता। उसी तरीके से आप ये सोच सकते हैं कि इलाज ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे 10 चीजें हैं जो होती हैं, नहीं होती है, जो एक डॉक्टर को समझ होती है। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर से हमें बचना चाहिए। और एलोपैथी साइड भी है, ये नेचुरोपैथी साइड भी है। मैंने बल्कि मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है, मेरे हिसाब से ये आयुर्वेदिक साइड, योगा साइड, क्योंकि वहां पे और भी चेक नहीं है, वहां तो ये और भी ज्यादा है। ये पत्ती का लेप लगा लो, ये कर लो, तुम्हारे डायलिसिस नहीं होगी, वो नहीं होगी। मरीज आते हैं हमारे पास, मेरे पे तो इमरजेंसी में एक, मैं कहूंगा अगर 10% पेशेंट, जो कि मेरे लिए बड़ा नंबर है, इसीलिए आते हैं, और चांस की बात है वो इतना कन्विंस्ड होते हैं लिवर फेलियर है लेकिन हम ये इलाज नहीं कराएंगे, किडनी डाउन है, सांस नहीं आ रही, मरने जा रहा है, 1 घंटे के अंदर अगर काम नहीं किया तो मर जाएगा, लेकिन डायलिसिस नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर साहब ने बताया डायलिसिस मत करा ले, तो हमारे पास भेजा ही क्यों? सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि उनकी हेल्थ की ड्यूटी उन पे है। आपके कहने का मतलब ये है कि इमरजेंसी में एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराना कोई बुरा नहीं है। यही विकल्प है एक्चुअली। इमरजेंसी का मतलब एलोपैथी, बिकॉज मेरे एक फील्ड है, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। एक मेरा बड़ा, मैं बार बार वही चीज पढ़ाता हूँ। अगर आपको कभी डाउट हो, बिकॉज हमारे फील्ड में भी 100% कोई चीज नहीं होती कई जगहों पे, तो वेन एवर इन डाउट कि इस मरीज को क्या चीज करो, ये वाला ट्रीटमेंट दो, ये ट्रीटमेंट दो, या ये ट्रीटमेंट दो, जब भी आप डाउट में, तो फाइनली करना क्या चाहिए? जब ऐसा हो तो आप ये सोचिए, अगर ये मेरे घर वाला पेशेंट होता, ये मेरे घर का आदमी होता, तो मैं इसको क्या ट्रीटमेंट देता? वही आपका फाइनल ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर मेरे घर में किसी को प्रॉब्लम आती है, अक्यूट प्रॉब्लम आती है, इमरजेंसी की, मैं उसको एलोपैथिक डॉक्टर के पास ही ले जाऊंगा, मैं उसे योगा नेचुरोपैथी के पास नहीं ले जाऊंगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर मेरे घर में किसी को बीपी, शुगर, ये वाली बीमारी होती है, तो मैं दोनों के पास ले जाऊंगा। मैं आधा इलाज नहीं कराऊंगा, और क्योंकि उनकी स्पेशलिटी क्रॉनिक डिजीज है। क्योंकि आज की तारीख में जितनी भी बीमारियां हैं, ये लाइफस्टाइल बीमारियां हैं कि आपने सही से जीवन नहीं व्यतीत किया तो आपको ये बीमारी हो गई। एलोपैथी उसका 100% क्योर नहीं है। आप दवा लेते रहो, जीवन भर लेते रहो, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये इलाज नहीं है, ये आप उसके सिम्टम्स को कम कर रहे हो। इलाज योगा नेचुरोपैथी में, लेकिन नॉन इमरजेंसी का।
फॉल्स क्लेम्स जो होते हैं ना, ये सबसे खतरनाक होते हैं, जहां पे योगा नेचुरोपैथी वाला या कोई व्यक्ति आयुर्वेद वाले ये फॉल्स क्लेम्स करते हैं। एंड सेम गोज फॉर एलोपैथी। जी हम किसी भी व्यक्ति की सही और गलत चीज ऑन फेस वैल्यू पता होनी चाहिए। उसने सही बोल दिया ये नहीं, उसने गलत बोल दिया ये नहीं। जो सही बोल रहा है वो सही है, जो गलत बोल रहा है वो गलत है। तो अक्यूट डिजीज 100% एलोपैथी। क्रॉनिक डिजीज, मैं आज की तारीख में एक मिक्स्ड अप्रोच की तरफ मेरी ओपिनियन ज्यादा है, और इसीलिए हमने ये किया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ साइंटिफिक डेटा। हालांकि अब आयुर्वेद के साइड भी डेटा आ रहा है, बट इट इज नॉट सो गुड एज कंपेयर टू एलोपैथी। तो हमने क्या किया अपने यहाँ पे, हमने एक इंटीग्रेटेड मेडिसिन रखी। इंटीग्रेटेड मेडिसिन में क्या होता है, सपोज मेरे यहाँ पे एक मरीज है जो 3 टैबलेट खा रहा है शुगर की। मैं आज की तारीख में उसका योगा नेचुरोपैथी आयुर्वेद होम्योपैथी शुरू कर दूं और ये कहूं कि तुम गोली मत खाओ, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं एक बोर्ड बैठाता हूं जिसके अंदर ये चारों तरीके के डॉक्टर होते हैं। एलोपैथी वाला भी होगा, आयुर्वेद होगा, और उसके पूरी बात सुनने के बाद इसको ये होम्योपैथी की गोली खानी चाहिए, ये खानी चाहिए, ये खानी चाहिए, क्योंकि एंड में मुझे चाहिए मेरा मरीज सही हो। तो इसको हम इंटीग्रेटेड मेडिसिन अप्रोच कहते हैं। ये हम लोगों ने अपने आप पे शुरू कर रखी, लेकिन क्रॉनिक डिजीज के लिए, मतलब लॉन्ग टाइम डिजीज, नॉट फॉर सी जी इमरजेंसी में तो आपको हमारे पाएगा। जी बिल्कुल। जैसे कि कैंसर के बारे में अभी आप बात कर रहे थे थोड़े टाइम पहले, तो आपने बताया कि कैंसर के मरीज को लेकर के आते हैं और सोचते हैं कि ये एकदम से ठीक हो जाए, वो नहीं हो पाता है। अगर 4th स्टेज में पता चला है तो फिर उस वक्त क्या किया जा सकता है? क्या इसका भी कोई इमरजेंसी मैनेजमेंट है? सो मैम, आपका ये जो सवाल है ना, जो कैंसर से संबंधित है, उसमें इट इज नॉट सो सिंपल। देखिए, कैंसर अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे एक घर के अंदर अगर आपके यहाँ मान लीजिए 5 लोग रह रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते देखो उसको गुस्सा कम आता है तो उसको भी गुस्सा कम आएगा। बड़ी सीधी सी चीज है समझने की। उसी तरीके से कैंसर एक बहुत बड़े घर की तरह है। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्राणी होते हैं। एज इन कहना हो, कैंसर एक टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे किस्म के कैंसर आते हैं, और सभी किस्म के कैंसर एक जैसे नहीं होते। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो किसी भी स्टेज में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो किसी भी स्टेज में बहुत खराब होते हैं। इसमें साथ में ये भी समझते हैं स्टेज का मतलब क्या है। फर्स्ट स्टेज का मतलब कि कैंसर बहुत छोटा है और जिस अंग में है उसी में है, और 4th स्टेज का मतलब कि कैंसर बड़ा हो गया है या शरीर में फैलना शुरू हो गया है। जैसे कि आपके कुछ ब्लड कैंसर होते हैं जो फर्स्ट स्टेज में भी बहुत खराब है, और कुछ ब्लड कैंसर होते हैं जो 4th स्टेज में भी इलाज हो सकता है। उसी तरीके से कुछ कैंसर, जैसे कुछ ओवरी के कैंसर होते हैं, कुछ ब्रेस्ट के कैंसर होते हैं, प्रोस्टेट के कैंसर होते हैं, जो 4th स्टेज में भी कोई नुकसान नहीं करेंगे। 4th स्टेज के बाद भी मरीज का जीवन अच्छे से 10 से 15 साल नॉर्मल चलता रहेगा इलाज के साथ। लेकिन कुछ कैंसर ऐसे हो सकते हैं जो 4th स्टेज हो गई, इसका मतलब कि मैं भी उनको 6 महीने से ज्यादा का आश्वासन नहीं दे सकता इलाज के साथ भी। तो केवल इसमें मरीजों में क्या होता है, हमारे गांव में किसी को कैंसर हुआ था, उनके साथ ऐसा हुआ तो इसलिए मैं अस्पताल नहीं जा रहा, ये नहीं होना चाहिए। इवन आज की तारीख में कैंसर का जो इलाज है और सेम कैंसर, ये कहा जा रहा है कि जेनेटिक लेवल पे फर्क है। तो 2 व्यक्ति को जिनको सेम कैंसर हुआ, उसका भी रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट अलग हो सकता है। किसी को वही 1 चम्मच नमक कम लग सकता है, किसी को ज्यादा लग सकता है। उसी तरीके से वही इलाज 2 लोगों में अलग अलग असर डाल सकता है। तो अगर आपको कैंसर है 4th स्टेज है, तो भागना तब भी नहीं है, इलाज तब भी संभव है। इसमें थोड़ी सी समझदारी चाहिए लोगों की तरफ से। और जो मुझे लगता है आज की तारीख में हमें कैंसर में जो सबसे बड़ी समस्या है, वो कैंसर से ज्यादा नासमझी की है और विश्वास की है। अब डॉक्टर्स एक बड़ा इजी प्लेटफॉर्म है कि मीडिया वाले उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। जैसे पहले होता था कि भाई किसी महिला को दिखा दिया कि इसका कैरेक्टर नहीं है, उसी तरीके से आज की तारीख में डॉक्टरों के साथ किया जाता है, क्योंकि अच्छा मैटर है, न्यूज चल जाती है, हर कोई सुनना भी चाह रहा है, हाय राम देखो कितना खराब हुआ। बट इट इज लॉन्ग टर्म में बड़ा डेट्रीमेंटल है, क्योंकि आज की तारीख में मुझे लगता है सब आदमी को सबसे ज्यादा एंजाइटी इस चीज की है कि मैं अस्पताल जाऊंगा तो डॉक्टर मेरे को लूट ना ले। तो इस अप्रोच के साथ नहीं होना चाहिए, और कैंसर की ऐसी स्थिति में आपको अस्पताल आना ही चाहिए, डॉक्टर से इलाज कराना ही चाहिए। आप जितना वेट करेंगे
उतना मुश्किल होता जाए। डॉक्टर कृष्णमूर्ति, यहाँ पे मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि डॉक्टर का असैसिनेशन तो बाद में किया जाता है, पहले अस्पताल को भी देखा जाता है कि अस्पताल में आजकल लूट मचा रखी है, वो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करवाते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा इमरजेंसी में जाने पे भी ज्यादा से ज्यादा पैसे लेते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं मीडियम चीज में कहता हूं, मैं बिल्कुल भी ये मना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ही कई बार डिसएग्री नहीं करता कि इतना महंगा काम क्यों किया, बिकॉज मेरे पास तो सब जगह से पेशेंट्स रेफर होके आते हैं। मैं एक टर्शरी मेडिकल इंस्टीट्यूट में, तो मेरे पास कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं, तो मरीज ये कहते हैं कि हमारा इतना इतना काम हुआ था, बाहर इतना खर्चा हो गया, अब हमारे पे पैसा नहीं है खर्च करने को। उनका काम मैं फ्री में कराता हूँ, ग्रेटिस में कराता हूँ, हमारे अलग अलग स्कीम है। लेकिन इसमें मेरी ओपिनियन ये है कि दो अलग अलग तरीके की चीजें हैं। कुछ अस्पताल हैं जो बहुत महंगे हैं, कुछ अस्पताल हैं जो उतने महंगे नहीं हैं। आज की तारीख में ये सबको पता ही होगा कि जितनी भी बड़ी बड़ी अस्पताल की चेन्स हैं इंडिया में, जितनी भी फेमस वाली चेन्स हैं, वो इंडियन नहीं है, वो सब फॉरेन कंपनीज के चलाती हैं, और जिनका काम इंडिया की हेल्थ से ज्यादा अपना बिजनेस चलाने से है। लेकिन अस्पताल चलाना एक सिंपल चीज नहीं है। मेरी 5 साल पुरानी मशीन, जो कि मान लीजिए मैंने 5 करोड़ की खरीदी होगी, आज की तारीख में पुरानी हो गई होगी। मेरे को आपको सही इलाज करने के लिए नया लाना ही है। मैं कैसे लाऊंगा अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे? मेरे पास नर्सिंग स्टाफ है जिसको अप टू डेट रखना है, उसको सैलरी देनी है, उसके भी घर चलने हैं, और ऐसे स्टाफ है, उनकी सैलरी कैसे जाएगी? मुझे एनएबीएच के स्टैंडर्ड्स वो मेंटेन करने हैं। तो अस्पताल चलाना एक आसान चीज नहीं है, लेकिन कुछ अस्पतालों में चार्ज ज्यादा लिया जाता है, लेकिन धोखे से तो नहीं लिया जाता ना। आप ये तो नहीं कह सकते ना कि मुझे पता नहीं था कि उस अस्पताल में मेरा इतना चार्ज ले लिया जाएगा। आपको पता था, आप तब भी गए, अब आप कहते हो कि अब मैं इतना देने को तैयार नहीं हूं। ये अप्रोच सही नहीं है। मेरा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, why do we want to go to corporate? This is a failure of our government. हम पैसा Hospital. इसी चीज के लिए देते हैं, टैक्स इसी चीज के लिए भरते हैं। अगर हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हमको ये विश्वास दें कि वहां पे इलाज सही होगा, तो हम लोग कॉर्पोरेट में क्यों जाएंगे? तो यस, कुछ अस्पताल ज्यादा चार्ज करते हैं, कुछ थोड़ा से रीजनेबल होते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत ही कम चार्ज है चीजों का, बट आपको हर जगह तो सुधारती नहीं मिलेगा, जी, लेकिन आपको अपना वो ढूंढना पड़ेगा। बट ये गलत है कि देखो, हमको पता नहीं था, उसने ले लिया। आप अगर मान लीजिए किसी बड़ी चेन में जाते हैं, आपको पता है ये इतना सुंदर दिख रहा है, होटल से ज्यादा अच्छा दिख रहा है, तो इसका चार्ज भी तो वैसा ही होगा। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हेल्थ केयर, क्योंकि हो क्या रहा है, जो डॉक्टर बहुत गरीब आदमी है कृष्णमूर्ति, उसका इलाज। डॉक्टर कृष्णमूर्ति, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी। मेरा सवाल ये है कि इमरजेंसी के टाइम भी इतना चार्ज क्यों लिया जाता है? उस वक्त तो मिनिमम चार्जेस रखने चाहिए, उसके बाद अगर वो इमरजेंसी से कहीं और भेजते हैं वहां के चार्जेस वो लें, लेकिन इमरजेंसी का चार्ज इतना नहीं होना चाहिए ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको भी ये सुविधा प्राप्त हो सके। 100% करेक्ट, लेकिन ये आइडियल सिचुएशन है। क्यों? मान लीजिए, मैं आपसे दूसरी चीज पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 हफ्ते से खाना नहीं खाया है, तो उसके लिए खाना खाना इमरजेंसी है। अब जब वो किसी व्यक्ति के पास जाएगा तो उसको फ्री में खाना नहीं खिलाएगा, क्योंकि अपने पॉकेट से नहीं दे रहा है। द सेम सिचुएशन कम जब इमरजेंसी में होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मरीज है जिसका यूरिया क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, उसका बाकी सारी चीजें भी हैं, उसकी डायलिसिस लगानी है, उसका खर्चा 5,000 रुपए है। अब इसका खर्चा कोई तो देगा, अस्पताल इसको बेयर कर ले, ये संभव नहीं हो सकता। होना ये चाहिए ऐसी कंडीशन में अस्पताल को ये आश्वासन हो कि बिना किसी स्ट्रगल के, एंड प्लीज मार्क, बिना किसी स्ट्रगल के, बिना इसको खुश किए उसको खुश किए उसको खुश किए, मेरा सरकार से रीएम्बर्समेंट हो जाएगा। कौन अस्पताल नहीं चाहेगा? कई सरकारों ने ये कर रखा है कि अगर मेरे पास कोई मरीज आता है तो उसका डोमिसाइल देखते हुए मैं उसका इलाज कर सकता हूं और उसका मेरे को पैसा मिल जाएगा। ऐसे कंडीशन में बेहिचक अस्पताल वाले जो हैं वो बिना पैसा लिए चार्ज करेंगे। हमारे रूल ये है कि इमरजेंसी में कोई भी ट्रीटमेंट पैसे के बेसिस पे नहीं मना होना चाहिए, बट हर आदमी ये नहीं कर सकता, क्योंकि खर्चा उठाएगा कौन? जी, दूसरी तरफ कुछ इलाज ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बेसिक है, जैसे आईवी फ्लूइड है, ये सारी चीजें वो मिलनी चाहिए फ्री। लेकिन मैं तब भी पूछता हूँ, 100 रुपए की हो,
आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई 100 रुपए भी आपके ऊपर खर्च करेगा अपनी पॉकेट से? ये तो गलत एक्सपेक्टेशन है ना। मान लीजिए अचानक से मैं ही किसी से कहने लगूं कि मैं गोलगप्पे के स्टॉल पे जाऊं और मैं कहूं कि नहीं भाई, कम से कम तुम्हें मेरे को 10 गोलगप्पे तो फ्री खिलाने चाहिए ना। मैं कल जब तुमसे आऊंगा तब तुम मेरे से पैसे ले लेना। ये दिस इज रॉन्ग, क्योंकि वो आदमी अपने पॉकेट से कैसे करेगा? सेम गोज फॉर हॉस्पिटल। तो हालांकि उसे ये इलाज फ्री होना चाहिए, बट कोई तो उसका खर्चा बेयर करेगा ना। तो डॉक्टर एंड जितना हॉस्पिटल खर्चा, शुड नॉट बी आस्क्ड टू बेयर। जितनी मेडिसिन का खर्चा है वो ले लें, बाकी का खर्चा तो कम से कम इमरजेंसी के टाइम तो उन्हें ध्यान देना चाहिए कि हर एक इंसान इमरजेंसी के टाइम वो खर्चा नहीं उठा सकता है। सपोज अब इसी में इट इज गुड टू हियर, मतलब ये ऐसी चीज है कि जो आप कह रहे हैं यही आइडियल सिचुएशन है। ऐसा ही हो कि आप दवाई का खर्चा ले लो, बाकी तो नहीं करोगे। मैं ये पूछता हूँ, मान लीजिए मेरा अस्पताल है, मेरे अस्पताल में एक दिन का, मैं कहता हूँ एक व्यक्ति का 500 रुपए का तो खर्चा होता ही होगा, दवा को छोड़ के। जी। मैं कहता हूँ मेरे अस्पताल में 150 मरीज आते हैं इमरजेंसी के। अगर मैं सबका ये 500 रुपए का खर्चा छोड़ दूं तो मेरे स्टाफ को मैं सैलरी दूंगा कैसे? तो माय क्वेश्चन इज, क्या एक्सपेंस होता है? हाँ। क्या मरीज जो इसको इमरजेंसी, उसको वो काम फ्री में मिलना चाहिए? यस। बट अब इन दोनों के बीच का गैप, ये एक्सपेंस कौन बेयर करेगा? द पर्सन प्रोवाइडिंग should not be asked to bear this. This is the responsibility of the sponsoring agency, जो कि हमारे केस में होनी चाहिए सरकार, जहां पे डॉक्टरों के लिए, अस्पतालों के लिए प्रोविजन होना चाहिए कि आप इमरजेंसी में अगर इतना इलाज करते हो, इसका रिएम्बर्समेंट आपको विदाउट एनी स्ट्रगल, विदाउट किसी को खुश किए हुए, वो आपको रिएम्बर्समेंट मिल जाएगा। कौन अस्पताल वाला नहीं करेगा? अगर आप रिएम्बर्समेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ मेडिसिन का ही आपको वापस देती है सरकार, वो आपके रहने सहने का वहां पर कोई भी वापसी नहीं करती, रिएम्बर्समेंट नहीं करती है वो। नहीं, दवाइयों का भी रिएम्बर्समेंट नहीं होता। काफी रिएम्बर्समेंट का तो दवाइयों कोई का नहीं सिस्टम ही नहीं, होता। मुझे नहीं पता। जी। मुझे तो किसी भी रिएम्बर्समेंट का सिस्टम नहीं पता। हाँ, आयुष्मान के हैं, बट इतनी और आयुष्मान की स्कीम बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें काफी सारे मॉडिफिकेशंस चाहिए, वो इमरजेंसी के लिए आइडियल स्कीम नहीं है। लेकिन मैं दूसरी चीज कहता हूँ, सपोज केवल दवाई लगी, उसको मैंने मॉनिटर भी तो लगाया, उसका मैंने पल्स, बीपी, ये सब चीज के लिए मेरा एक मॉनिटर जो है, जो मीडियम उसका है, जो स्टैंडर्ड, मैंने मॉनिटर ऐसा भी नहीं होना चाहिए मैंने ऐसी कंपनी का ले लिया जो मेरे को गलत रीडिंग दिखा रहा है। मान लीजिए किसी का बीपी 110/70 है, वो मेरे को 160 दिखाने लगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं स्टैंडर्ड मॉनिटर ले रहा हूँ तो मेरे को कम से कम वो 80,000 का पड़ रहा है, 80,000, और इसके कंज्यूमेबल अलग है, इसका कैलिब्रेशन कॉस्ट अलग है। मान लीजिए उसका मरीज को मैंने दिया, मरीज जो है वो गफलत में है, वो हाथ पैर चला रहा है, उसका यूज तो हुआ, वो मैं 70-80,000 रुपए कब तक बेयर करूंगा? तो आई अग्री, पहली चीज मैं बिल्कुल अग्री करता हूं कि इलाज इमरजेंसी में फ्री होना चाहिए। दूसरी चीज लेकिन, हु विल बेयर इट, ये तो हमें करना चाहिए ना। जस्ट सेइंग कि द हॉस्पिटल इज गोइंग टू बेयर इट, ये तो वन साइडेड, एब्सोल्युटली इनजस्टिस वाली चीज हो गई ना। ये तो हम ऐसे हैं जैसे मिडिवियल टाइम्स में चले गए, जब किसी की सुनवाई नहीं होती थी कि तुम डॉक्टर बन गए, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम खाओ नहीं खाओ, तुम्हारे घर में ईंटें लगे नहीं लगे, लेकिन हमारा इलाज होना चाहिए, वो भी फ्री में। तो सोल्यूशन, प्रॉब्लम, सोल्यूशन, इस सोल्यूशन कितना इफेक्टिव होगा, कितना इफेक्टिव नहीं होगा, इसके प्रोज क्या है, इसके कॉन्स क्या है, ऐसे करके डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कोई करे तो कोई लॉजिक सरकार के साथ साथ, सरकार के साथ साथ क्या फार्मा कंपनी को नहीं चाहिए कि वो भी कुछ ना कुछ इस तरीके का करे कि जिससे कि लोगों को हेल्प मिले? मेरा ये कहना है कि अगर हम इस तरीके से इस लॉजिक में चलेंगे तो व्हाई फार्मा कंपनीज, व्हाई नॉट ऑटोमोबाइल कंपनीज, व्हाई नॉट होटल इंडस्ट्री, व्हाई नॉट एनी अदर? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी की इमरजेंसी में फ्री इलाज होगी केवल फार्मा कंपनीज की क्यों है? फिर तो फार्मा कंपनी कहे कि हमने गलती कर दी कि हम अस्पतालों से डील करते हैं। भाई वो भी तो अपने मेहनत का कर रहे हैं ना, किसी फील्ड में प्रॉफिट ज्यादा है, किसी में कम है। फार्मा कंपनीज आर नॉट जिसमें केवल उसी में प्रॉफिट है, देयर आर सो मेनी अदर कंपनीज जिसमें प्रॉफिट उससे कहीं ज्यादा है। फिर तो मैं कहता हूँ कि जो ट्रेडर्स हैं, जो शेयर मार्केट में होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, लॉजिक तो होने चाहिए ना। हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मा कंपनी पे ही क्यों डालना चाह रहे हैं?
मैक्सिमम जो डॉक्टर्स होते हैं वो महंगी से महंगी दवाई लिखते हैं सिर्फ इसलिए कि पेशेंट को लगता है कि हाँ इस डॉक्टर ने इतनी महंगी दवाई दी है तो ये डॉक्टर बहुत अच्छा होगा, जबकि जेनरिक मेडिसिन भी तो आ रही हैं। अगेन ये ऐसी चीज है जो एक ऐसा व्यक्ति कह सकते हैं, जैसे सरकार में यही चीज है कि महंगी दवा क्यों लिखते हैं, जिसको बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी की कोई जानकारी नहीं हो। मरीज हर तरीके के होते हैं और हर मरीज एक की दवा से नहीं सही होगा। जनरली अगर देखा जाए क्वालिटी वाइज देर इज नॉट मेजर डिफरेंस, इफ एनी डिफरेंस एग्जिस्ट। ब्रांडेड दवाइयां, नॉन ब्रांडेड दवाइयां या जेनरिक दवाइयां ऑलमोस्ट सेम होती हैं, उनके अंदर दवा का कंसेंट्रेशन सेम होता है, लेकिन हाँ डिफरेंस ये हो सकता है जेनरिक दवाई खाने में कई बार कड़वी हो सकती है, ब्रांडेड दवाई में ये सब फायदा होता है, इसके अलावा नहीं होता। लेकिन मरीज का पे बहुत फर्क पड़ता है। बहुत मरीज होते हैं जो सस्ती दवा से साइकोलॉजिकली नहीं सही होंगे, और बहुत का मतलब बहुत। आप उनको जेनरिक दवाइयां ले दीजिए, वो आपकी जेनरिक दवाइयां फेंक देंगे। आप फ्री में दे दीजिए उनको, वो फेंक देंगे, कहेंगे अब मुझे अच्छी दवा दो। तो ये सुनने में बहुत अच्छा है। मैं कहता हूँ लेट्स अज्यूम कि ऐसा ना हो, आप या मेरे में से कोई अस्पताल हो जाए, मैं चला जाए, भर्ती हो जाए। अब हम कहेंगे एंटीबायोटिक लगानी है, डॉक्टर साहब कहें कि आप टेंशन मत लो, मेरे पास बहुत सारी जेनरिक एंटीबायोटिक्स है, मैं आपको वो जेनरिक एंटीबायोटिक लगा दूंगा, आपका एक पैसा का खर्चा नहीं होगा। विल वी बी कंफर्टेबल? मोस्ट ऑफ अस विल नॉट बी कंफर्टेबल। उस टाइम पे हम यही कहेंगे डॉक्टर साहब आप बढ़िया से बढ़िया की कंपनी की लगाना, लेकिन मेरे मरीज को कुछ होना नहीं चाहिए। वो विश्वास तो है ना, तब भी मरीज सही होता है, क्योंकि बॉडी इज नॉट कंप्लीटली फिजिकल। साइकोलॉजी, साइकी ऑफ पेशेंट्स का बहुत इंपैक्ट पड़ता है उसकी वुंड हीलिंग पे। जैसे कि अगर मेरा मरीज ऑपरेशन के बाद, हम ऑपरेशन करते हैं, खुश है, मेरे साथ बात किया, वो हंसने लगा, उसको पेन कम होता है, उसकी वुंड हीलिंग जल्दी हो जाती है, और उसको मेरे को दवाइयां भी कम देनी पड़ती। वहीं पे अगर मैं किसी एक दुखी मरीज का ऑपरेशन करूं तो उसके साथ ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं। ये क्या बताता है कि डॉक्टर दिमाग का बड़ा कृष्णमूर्ति, रोल है। जी हाँ डॉक्टर कृष्णमूर्ति, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि डॉक्टर साइकी चेंज कर सकते हैं मरीज की, फिर क्यों नहीं करते हैं? करनी चाहिए। टाइम धीमे धीमे ऐसा आता चला जा रहा है जहां पे डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच में कम्युनिकेशन गैप होता चला जा रहा है। डेफिनेटली हमारे डॉक्टर्स मरीज से बहुत कम देर बात करते हैं। इससे क्या होता है ना, और ये बहुत रिसर्चेस हैं जो ये दिखाती हैं कि अगर आपने मरीज से 2 मिनट बहुत बड़ा बात नहीं है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, हर किसी में नहीं, लेकिन अगर आपने 2 मिनट बात बढ़ा ली मरीज से के साथ वालों से, तो आप पे कॉन्फिडेंस और मरीज का सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये बात तो मैं 100% अग्री करता हूँ कि कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जो मरीजों से बात करने में इनफ टाइम नहीं देते। बट आप इसको दूसरी तरीके से भी समझिए। हम बात करते हैं जहां पे एक डॉक्टर को 200 मरीज देखने 5 घंटे में, आप डिवाइड करके देख लीजिए बैठेगा कितना। मतलब 5 घंटे का मतलब 16 to 5 करीब 300 मिनट बैठेगा। 300 मिनट में उसको अगर 200 मरीज देखने हैं तो कैसे कैसे हो सकता है, वो 1.5 मिनट से ज्यादा कैसे दे देगा। सो हमारे में ये इशू भी है, इट इज नॉट वन साइडेड, इट इज मल्टी साइडेड। अब होता क्या है कि जब देखिए आपकी ट्रेनिंग जैसी होती है, आप आगे चल के वैसे ही बनते हैं, समय के साथ बदलते हैं। जब आप सरकारी या किसी मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग लेते हैं तो आपके ऊपर ऐसा ही वर्कलोड होता है। आपको आदत होती है मुझे ऐसे जल्दी जल्दी करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और बात करने की आदत कम हो जाती है। प्लस आपका इतना फ्रस्ट्रेशन होता है, आप फिजिकली इतना टायर्ड होते हो, इतना सारा बाकी काम होता है कि बात करने के लिए, जैसे हम आप बात कर रहे हैं, समय निकाल के बात कर रहे हैं, मेंटली प्रिपेयर होकर बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता वहां पे। तो उनकी आदत हो जाती है कि मुझे तो जल्दबाजी में बात करनी है। होता क्या है, अब जब ये डॉक्टर बन जाएंगे तो भी इनका एटीट्यूड वैसा ही रहेगा। सो देयर नीड्स टू बी अ चेंज, बट हमें दोनों पहलू देखने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, तो मैं लेकिन आपकी इस बात से 100% अग्री करता हूँ कि बहुत, आई हैव सीन, मेरे कई सीनियर डॉक्टर्स, मेरे टीचर्स ऐसे हैं, मेरे फादर ऐसे हैं, जब उनका मरीजों पे ऐसा है कि जब वो आते हैं, मैं मरीज का इलाज कर रहा हूँ और ट्रीटमेंट हो रहा है, धीमे धीमे रिस्पॉन्स आया, बिग बॉस आए, कोई सीनियर डॉक्टर आए जिसपे मरीज को विश्वास था, उन्होंने बात करी मरीज से और सारा दवाइयों का रिस्पॉन्स एक तरफ, मरीज
आपका सीनियर डॉक्टर से बात करने का रिस्पॉन्स एक तरफ, इट हैपेंस, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है डॉक्टर्स को, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये कम होता जा रहा है, टाइम निकालना फॉर कम्युनिकेशन गैप बढ़ती जा रही है। वैसे भी जब कोई पेशेंट किसी डॉक्टर को देखता है तो उसकी आधी बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाती है, उसको लगता है कि हाँ आज अब की तारीख डॉक्टर में उल्टा साहब हो रहा आ है, गए हैं। आज की तारीख में उल्टा हो रहा है। डॉक्टर नहीं को देखते ऐसे आधी बीमारी बढ़ जाती है। वो तब बढ़ती है कि जब देखते हैं कि आप डॉक्टर आ गया, पता नहीं कितने सारे टेस्ट लिखेगा, कितना सारा खर्चा होगा। यहाँ पे मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगी कि आजकल तो देखा देखी लोग भी काम करते हैं, और आजकल आपने देखा होगा कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है कि फुल बॉडी चेकअप करवा लो, और मतलब बुजुर्ग महिलाएं जिसमें है सबसे आगे रहती हैं कि हमने फुल बॉडी चेकअप करवाना है। और हमारे पास बड़ी अम्मा एक आती हैं, बड़े इंटरेस्टिंग सी चीज मैं आपको इसमें और जोड़ के बताना चाहूंगी कि किसी ने फुल बॉडी चेकअप करवाया, ओल्ड एज की महिलाएं हैं एक, उन्होंने फुल बॉडी चेकअप करवाया, और जब उनका कुछ नहीं आया उसमें तो कहते हैं इसने इतने सारे पैसे भी ले लिए और इसमें कुछ निकला भी नहीं। तो ऐसा ही आपने बिल बात बोली, बल्कि मैं होल बॉडी चेकअप के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। सी एवरीवन वांट्स टू हैव अ गुड बिजनेस, एंड ये किया गया है बाय सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस, लोग उनको सुन रहे हैं, करा रहे हैं। बहुत सही तो नहीं है, बल्कि हमारे पास पेशेंट्स आएंगे जिनके पास इतनी पोथी होगी, इतने बड़े बड़े कागज होंगे, हम सोचते थे इतना तो हमने किताबों में नहीं पढ़ा, इतनी तो हमने किताबें नहीं पढ़ी जितनी उन्होंने जांचें करा ली। उसी तरीके से देखिए, कुछ चेकअप्स होते हैं जो जरूरी है। आप अपनी गाड़ी का, अपने एसी का, अपने कंप्यूटर का चेकअप कराते हैं, उसी तरीके से आपकी बॉडी का भी चेकअप चाहिए। लेकिन हर बार आप अपने कंप्यूटर में नया एंटीवायरस तो नहीं इंस्टॉल करा लेते। कैसे? बहुत से जांचें ऐसी होती हैं जो रिक्वायर्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई फॉस्फोरस करा रहा है अपनी बॉडी में, भाई आपको मैंगनीज करा रहा है, नॉर्मल आदमी को ये कराने की क्या जरूरत है? तो नॉर्मल जो आपका चेकअप होता है वो इतना महंगा नहीं होता। ये जो एक्सटेंडेड और होल बॉडी इस तरीके से चेकअप्स आते हैं, ये बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, इनकी जरूरत नहीं है। मेरे पास कई लोग आते हैं, हमारी पूरी बॉडी का एमआरआई करा दो। अब मान लीजिए अगर मेरा दिमाग जो होगा वो कॉर्पोरेट के वाले बिजनेस ओरिएंटेड होगा, मैं कहूंगा ठीक है कराओ, मुझे पता उसको फायदा नहीं है, लेकिन वो पैसा देने को तैयार है तो मैं क्यों ना लूं। तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, उसी तरीके से इस चीज पे भी जागरूक होना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको करानी चाहिए, जैसे कि अगर कोई लेडी, कोई बच्ची है 9 साल से ऊपर, उसको सर्वाइकल वैक्सीन लगनी चाहिए अगेंस्ट HPV, जिससे उसे आगे चल के कैंसर नहीं होगा। कोई महिला है जो 40 साल से ऊपर हो गई है, उनको थोड़े थोड़े समय पे जाके ब्रेस्ट का मैमोग्राफी या नीचे के रस्ते का महिला अंग का पैप्समियर कराना चाहिए। ये चीजें नॉर्मल, अगर कोई जिसको जो बीड़ी या उसके ये चीजें ज्यादा लेता है, हुक्का और ये सब, तो उसको अपने फेफड़ों का एक्सरे कराना चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसको बीच बीच में TMT करा लेना चाहिए, सिर्फ 3-3, 4-4 सालों पे, ये देखने के लिए, जनरल चेकअप देखने के लिए। और ये रिकमेंडेशंस है, बड़ी स्टैंडर्ड है, वो मानना बिल्कुल अक्लमंदी है। लेकिन ऐसी चीज कराना कि आपने इतनी 10,000 की तो जनरल चेकअप करा ली, इसका कोई सेंस नहीं बैठता। और WHO और गवर्नमेंट दोनों के ही साइड्स पे बड़ा अच्छा डेटा अवेलेबल है कि आपको कब कब किस उम्र में कितनी कितनी जांचें करानी चाहिए। इससे ऊपर ना, अगर कोई डॉक्टर से के पास जाएगा तो वो डॉक्टर ऑब्वियसली बता ही देगा कि सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है। बट इसमें डॉक्टर्स के साथ एक पहलू है। सपोज मेरे पास एक पेशेंट आता है, मैं बड़ा सिंपल सिचुएशन देता हूँ। मेरे सामने जो पेशेंट है वो नॉर्मल चेकअप कराने आया है, और मैंने उसको केवल 1,000 रुपए की जांचें लिखी जो मेरे हिसाब से एसेंशियल है। मैंने वो 5,000 की जांचें नहीं लिखी जिसमें कुछ एडिशनल टेस्ट थे। जस्ट इन केस 100 में से किसी एक मरीज में उन 5,000 वाली जांचों में कुछ एक्स्ट्रा आ गया जो कि मिस हो गया। अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं है। वो मरीज तो ये कहेगा ना, डॉक्टर साहब हम तो आपके पास आए थे, हमने तो नहीं बोला था कि हमारी जांच मत लिखो। एंड अनफॉर्चुनेटली कोर्ट भी इस बात को मानेगा, और कोर्ट जजमेंट ये देगा कि ये डॉक्टर ने नेग्लिजेंस की है कि इसको एडवाइस करना चाहिए था वो जांच। यहां तक कि देयर आर केसेस अब जिसमें डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स हैड टू कंपेंसेट, क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी में दूसरे अस्पताल की जांच को मान लिया। अब आप इसको अगर दूसरी तरीके से,
मैं एज अ डॉक्टर क्या समझूंगा, इसका मतलब मेरे कोर्ट में अपने जीवन को बचाना है, अपना करियर बचाना है, तो मैं हर मरीज को अपने अस्पताल में जांच जरूर कराऊं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये कौन डॉक्टर बताएगा कि भाई लीगल केसेस क्या चल रहे हैं और किस बेसिस पे कोर्ट क्या जजमेंट दे देती है? वहां पे कोई आपकी सुनवाई नहीं है। व्हाट जी हैपेंस इज, डॉक्टर की प्रैक्टिस में चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन आपको तो वो चीज दिखाई देगी जो चेंज हुआ, उसका रीजन क्या था ये तो पता चले ना। तो बिकॉज डॉक्टर्स आर नाउ रिस्पॉन्सिबल एंड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें डॉक्टर्स की सुनवाई बड़ी कम है, कोर्ट्स लोअर लेवल पे बड़े अलग तरीके से हैंडल होते हैं। कौन डॉक्टर चाहेगा कि भाई मैं उधर जाऊं, फिर उसके बाद हायर कोर्ट में जाऊं, फिर हायर, कहना आसान है, और अपना काम सब छोड़ के जाएगा, और उसके बाद वो आता जाता रहे, मैटर खत्म नहीं होना, और उसके बाद भी जजमेंट भी अजीब से हो। तो जी इसमें ये देखना पड़ेगा कि डॉक्टर्स आर नॉट 100% एट फॉल्ट, they are at fault but not 100%, because there is the system which is forcing them to do this. जी डॉक्टर कृष्णमूर्ति, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर बातचीत करेंगे। वैसे तो ये विषय बहुत लंबा है इमरजेंसी मैनेजमेंट का, इसमें हम आगे बातचीत भी हम आपसे और भी कर सकते हैं, जैसे कि बीपी अगर किसी को हो जाए तब इमरजेंसी मैनेजमेंट कैसे हो, ये सब हम अगले एपिसोड में लेंगे। इस एपिसोड में बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपके भी कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही D5 चैनल हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।